नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो या सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, बल्कि कोई भी कंपटीशन हो, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार होने वाला है हमारा सेशन दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित, ग्रीन मीन्स आप जानते हैं हरा दोस्तों, यानी हरित, हाउस मीन्स गृह और इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। तो हरित गृह प्रभाव आखिर होता क्या है, इसके बारे में क्या, यानी किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि ये सूर्य जो होता है, सूर्य दोस्तों, हरित गृह हाउस की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों जो हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। ठंड प्रदेशों में दोस्तों क्या होता है, ठंड प्रदेशों में जो हमारे किसान भाई होते हैं, दोस्तों, तो वो अपने अनाज को उगाने के लिए, अनाज हुआ, सब्जी हुई दोस्तों, कुछ फूल हुए दोस्तों, आप जानते हैं कि किसान हर तरह से, कोई किसान अनाज पे, तो कोई फूल पे, तो कोई दोस्तों यानी कि अनाज का, फूल का, सब्जियों का, हर प्रकार से दोस्तों खेती करता है, आप जानते हैं, अपना जीवन यापन गुजारने के लिए दोस्तों। तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठंड प्रदेशों में दोस्तों, तो वहाँ पे जब ज़्यादा ठंड हो जाती है और जब लोग इसकी खेती करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें कि ऊष्मा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ऊष्मा इन द सेंस दोस्तों आप कर सकते हैं हीट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। नहीं तो वो बहुत, अगर ठंड में रहेंगे तो वो पौधे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ग्रीन हाउस की आवश्यकता पड़ी कि किस प्रकार से किसान भाइयों ने सोचा कि आखिर किस प्रकार से सूर्य की ऊष्मा को बरकरार रखा जाए, किस प्रकार से, कैसे कोई उपाय निकाला जाए। तब उन्होंने उपाय निकाला दोस्तों ग्रीन हाउस। क्या निकाला उपाय? ग्रीन हाउस। उन्होंने क्या किया दोस्तों, ऐसे शीशों से भरा, यानी कि चारों तरफ एक शीशे से बड़ा घर बनाया। क्या बनाया? घर बनाया। और उसमें दोस्तों उन्होंने क्या किया, सब्जियों को बो दिया, हर चीज़ कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो सूर्य की जो गैसें होती, जो सूर्य की किरणें थी, वो हम इसमें आती थी, पर दोस्तों वो क्या होती थी, वापस नहीं जा पाती थी। क्या होती? छोटी तरंगें, किरणें वापस आती थी, पर क्या होती थी, वापस नहीं जा पाती थी, जो आती थी दोस्तों। और वहाँ पे क्या होता था, ऊष्मा बरकरार रहता था। क्यों नहीं वापस जा पाती थी, क्या रीजन होता था, इस सारी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी गैसें होती हैं, इनके बारे में भी। तो ये तो आपका एक टेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो ये ऊष्मा बरकरार रहती थी, तब दोस्तों उनकी खेती बची रहती। आइए और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों हरित गृह प्रवाह की अवधारणा पौधों के लिए निर्मित हरित ग्रीन हाउस में होने वाली परिघटना पर आधारित है। जैसा कि मैंने आप को बताया, पौधों पर होने वाली परिघटना पर आधारित है। ग्रीन हाउस में ग्लास पैनल के द्वारा प्रकाश का प्रवेश संभव है। जो ग्लास पैनल होता है दोस्तों, उससे हमारा क्या होता है, प्रकाश का प्रवेश होता है। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य के प्रकाश का प्रवेश होता है। किंतु ऊष्मा का निष्कासन संभव नहीं, परंतु ऊष्मा का जो निष्कासन है वह संभव नहीं हो पाता। अतः ग्रीन हाउस ठीक उसी प्रकार गर्म हो जाता है जैसे कुछ ही घंटों में धूप में खड़ी कार। जैसे दोस्तों हमारी जो कार होती हैं, गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स होती हैं, आप देखते होंगे कि जब वो खड़ी रहती हैं धूप में, तो वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती हैं। गद्दी तो इतनी हीट हो जाती है कि हम उस गद्दी पे बैठ नहीं सकते। आपने देखा होगा, इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो वो चीज़ है दोस्तों। उसी तरह से ग्रीन हाउस कांच की बनी संरचना होती है। ठंडे प्रदेशों में बहुत ही कम अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। जहाँ ठंडे प्रदेश हैं दोस्तों, वहाँ बहुत ही कम समय के लिए सूर्य निकला और बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, अस्त भी हो जाता है। बहुत कम समय के लिए निकला और फिर अस्त हो गया। तो जितनी ऊष्मा हमारे किसान भाइयों को अपनी सब्जी, अपने अनाज और पौधों के लिए आवश्यक होती है, उतनी ऊष्मा नहीं मिल पाती थी, जिस कारण हमारे ग्रीन हाउस का बनाना आवश्यक पड़ा, उपलब्ध होता है। इस अवधि में सौर ऊर्जा प्रकाश के रूप में हरित गृह में प्रवेश करती है तथा पेड़ पौधों के द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। और आपको मालूम है
कि सौर ऊर्जा से जो हमारे सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसी के द्वारा हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं दोस्तों। आप सभी को मालूम है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किससे होती है? पौधों सूर्य के प्रकाश से ही स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति के नियमानुसार सौर विकिरण प्रकाश की ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होकर अवरक्त किरणों के रूप में हरित गृह के कांच से बाहर निकलने का प्रयास करती है, परंतु हरित गृह में उपस्थित CO2 के कारण निकलने में वह असमर्थ हो जाती है। आप सभी देखे देखो कि जो घास वो जो घर बना होता है, आपने अभी देखा जो घर बना होता है दोस्तों, ये घर है, इसमें हमारे जो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो आती हैं और इसमें वो हो जाती हैं दोस्तों। पर जो हमारे CO2 गैस होता है, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो गैसें क्या होती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती दोस्तों। क्या होता है? रिफ्लेक्शन नहीं होता, सूर्य की किरणें आती तो हैं पर बाहर नहीं हो जाती और कुछ हमारे इन पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है। क्या कर ली जाती है? पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है दोस्तों, जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों वो भी हीट हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हरित गृह उपस्थित CO2 के कारण निकलने में यह क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। स्क्रीनशॉट आप सभी लेते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। किंतु जब ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा वातावरण में पहुंचती है, देखिए दोस्तों क्यों, ये जब बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस की जो गैसें होती हैं अत्यधिक मात्रा जब वातावरण में पहुंचती हैं तो वातावरण में अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो भी दोस्तों ग्रीन हाउस से क्या होती है? इफेक्ट होती है। ग्रीन हाउस से पृथ्वी भी हमारी इफेक्ट होती है, वो भी क्या हो जाती है? हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप औसत भूमंडलीय तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और यही प्रकार भूमंडलीय तापन कहलाती है। भूमंडलीय तापन इन द सेंस ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। आप सभी भूमंडलीय तापन नहीं जानते होंगे पर ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों आप तुरंत पकड़ गए होंगे। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारे हरित गृह की गैसें भी हैं दोस्तों। क्या है? हमारी हरित गृह की गैसें भी हैं, जो वैश्विक तापमान जिसको भूमंडलीय तापन भी कहते हैं दोस्तों, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी हरित ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरित गृह गैसें, कई बार हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होता है हरित गृह गैसों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर बताइए कि हरित गृह गैसों में कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं हरित गृह गैस, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं हरित गृह गैसें कहलाती है। तो दोस्तों जो अवरक्त विकिरण निकलते हैं दोस्तों, जो यानी कि जब दोस्तों हमारा दोस्तों जब यहाँ से जब दोस्तों सूर्य की किरणें जब हमारे इस घर में प्रवेश कर जाती हैं, जब सूर्य की किरणें हमारे इस घर में प्रवेश कर जाती हैं तो दोस्तों हमारे कुछ जब दोस्तों यहाँ पे कुछ गैसें होती हैं जो पेड़ पौधे होते हैं कुछ अवशोषित कर लिए, कुछ दोस्तों इसमें से ही कुछ अवरक्त किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अवरक्त किरणें निकलती हैं और उन किरणों का शोषण करती है हमारी ग्रीन हाउस गैसें। अवरक्त जो किरणें निकलती हैं उनका शोषण कौन करती है? हमारी ग्रीन हाउस गैसें करती हैं, जिस कारण से दोस्तों हमारा क्या तापमान क्या हो जाता है? हमारा तापमान गर्म हो जाता है, हमारा तापमान गर्म हो जाता है। अवशोषित करती हैं, हरित गैस कहलाती हैं। तो वही गैस क्या कहलाती हैं? हरित गैस कहलाती हैं। अब तक 30 से अधिक दोस्तों हरित गैसों का पहचान की जा चुकी है। अब तक कितने? 30 गैस से अधिक दोस्तों, 30 से अधिक गैसें मानी गई हैं हरित गृह में। पर हम 30 तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर इंपॉर्टेंट जो कि हरित गृह गैसें हैं उनके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या है, ठीक है। तो प्रमुख गैसें निम्न हैं दोस्तों, जैसे हरित गृह से बहुत इंपॉर्टेंट है जल वाष्प, वाटर वेपर। पहला क्या है? जल वाष्प दोस्तों, वाटर वेपर। दूसरा क्या है? मीथेन, CH4 यानी कि मीथेन। तीसरा क्या है दोस्तों? हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और दोस्तों चौथा है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड।
और पांचवा है दोस्तों हमारा फ्लोरिनेटेड गैस दोस्तों, फ्लोरिनेटेड गैस दोस्तों। ये हमारी दोस्तों 5 गैसें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट सभी बच्चे मेरे ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 5 गैसें, यही आपकी प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना आप चीज़ों को लिखेंगे उतना आपको याद होगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तब आप भूल जाएंगे चीज़ों को। क्या कि हरित गृह गैस कैसे, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन हरित गृह गैस है, इनमें से कौन हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस है, गैस है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन ए दे देगा दोस्तों आपका मीथेन, मीथेन। बी दे देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सी दे देगा ए और बी, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपसे ऑप्शन दे देगा, और भी ऑप्शन दे सकता है। और आपसे पूछेगा बताइए कौन सी इनमें से ग्रीन है। या तो आपको दे देगा 3-4 गैस दे दिया, जैसे कि जलवाष्प दे दिया, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दे दिया, और एक दे दिया ऑक्सीजन। अब पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो दोस्तों आपको पूछ भी सकता है कौन सी गैसें हैं, कौन सी नहीं है, दोनों ऐसे ही गुस्सा आपसे पूछेगा। तो इसमें हमारी कौन सी है, मीथेन है। कौन सी है दोस्तों, मीथेन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो चाहे कंपटीशन एग्जाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर जानते हैं दोस्तों, ये आपके कुछ स्टडी 91 में दोस्तों कुछ किताबें हैं, पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जलवाष्प। पहली बात करते हैं दोस्तों वाटर वेपर की। क्या होता है जलवाष्प? जलवाष्प अपने भिन्न मात्रात्मक रूप में वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाली असमान वितरण वाली एक नितांत एवं नितांत परिवर्तनशील गैस है। क्या है? एक नितांत परिवर्तनशील गैस होती है दोस्तों ये, और यह निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर इसमें कमी देखी जाती है। जब यह निम्न अक्षांश से दोस्तों उच्च अक्षांश की ओर जाती है तो इसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये चीज है, ये आपकी क्या है, जलवाष्प है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवाष्प CO2 की तरह वायुमंडल में स्थायी नहीं रहती। ये पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, CO2 की तरह यह स्थायी नहीं रहती, और क्योंकि यह जल चक्र द्वारा वर्षा, आर्द्रता तथा हिम के रूप में परिवर्तनशील होती रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों, ये हमारे वायुमंडल में अस्थायी गैस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अस्थायी गैस मानी जाती है, याद रखिएगा। बल्कि अस्थायी गैस हमारी कौन होती है? जलवाष्प होती है, याद रखिएगा। यह जलवाष्प अस्थायी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन के दहन, ठोस अपशिष्ट, पेड़ एवं लकड़ी के उत्पादों आदि के जलने से जो दोस्तों जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे ठोस अपशिष्ट हो गए, पेड़ हो गए, लकड़ी हो गए, आदि के जलने से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रवेश करती है, वही दोस्तों क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ रासायनिक क्रियाओं जैसे सीमेंट निर्माण से भी उत्सर्जित होती है। जो चीज़ें हम जलाते हैं और दोस्तों जो सीमेंट से निर्मित हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं, उससे हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। केवल CO2 गैस ही ग्रीन हाउस प्रभाव के 60% हेतु उत्तरदायी है। सोचिए, यानी सबसे अधिक दोस्तों कौन प्रभावित करती है ग्रीन हाउस को? 60%, वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हमारी आती है दोस्तों मीथेन। कौन सी है? मीथेन। मीथेन की बात करें तो CO2 के बाद मीथेन वायुमंडल में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण हरित गृह गैस होती है। वायुमंडल में ये क्या होती है? मीथेन होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में 20% योगदान करती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में कितना करती है? 20% गैस प्रदान करती है। मीथेन का उत्सर्जन विभिन्न जीवाणुओं एवं पशुओं द्वारा एक प्राकृतिक गैस के रूप में होता है। वातावरण में मीथेन की मात्रा पिछले 3 दशकों से 2 गुणों से भी अधिक हो चुकी है। तो यानी मीथेन गैस हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मीथेन हमें दोस्तों प्राप्त होती है पशुओं, जीवाणुओं एवं पशुओं के द्वारा एक प्राकृतिक गैस के रूप में पड़ती है।
दोस्तों आपने देखा होगा गाय और भैंस, गाय भैंस दोस्तों आपने देखा ना, मुंह को हमेशा चलाते रहते हैं। क्या करते हैं, अपने मुंह को हमेशा चलाते रहेंगे। जैसे गांव की भाषा में उसे कहना पगुरा रही है, पगुरा रही। भैंसिया क्या कर रही है भैया, पगुरा रही है। गैया क्या कर रही है भैया, पगुरा रही है। तो जो पगुराती है दोस्तों ना, तो मुंह जो चलाती है, उससे भी मीथेन गैस की प्राप्ति होती है दोस्तों। वो इसलिए करती है, वो अपनी पाचन क्रिया को दोस्तों, अपनी जो जो खाई रहती है उसको सॉरी, जो भोजन वो खाई होती है दोस्तों, उस भोजन को पचाने के लिए दोस्तों वह क्या करती है, पगुराती है या अपने मुंह को चलाती रहती है। बार बार आप देखते होंगे गाय भैंस बहुत आराम से जब खा लेते हैं तो खड़े होकर खूब बढ़िया से मुंह को अपने चलाते हैं। तो वो दोस्तों अपनी पाचन क्रिया को सही करने के लिए, अपने खाने को पचाने के लिए वो ऐसी क्रिया करती हैं। उससे भी दोस्तों मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, ये आखिर कहाँ से प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ट्रेस गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में 5 से 10% की दर से बढ़ रही है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में मौजूद होने के बाद भी वैश्विक तापमान में इसका 6% योगदान माना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों लॉफिंग गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉफिंग गैस भी कहा जाता है। यह गैस दोस्तों, जैसे भीड़ हुई तो उस भीड़ को कंट्रोल करना है, वो करना है, तो यही गैस छोड़ दी जाती है, सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं, एकदम पागल के लगेगा, अरे यार ये तो हंस रहे हैं सभी लोग, बिना बात के हंसेंगे दोस्तों, मार पड़ रही है फिर भी हंस रहे हैं। तो वो कमाल किसका होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड का कमाल है, N2O का कमाल होता है दोस्तों। ठीक है, कई मूवियों में आपने देखा होगा। तो ये चीज है, नाइट्रस ऑक्साइड को हाश गैस यानी लॉफिंग गैस भी कहा जाता है, जैसे ये भी बताया, लॉफिंग गैस भी कहते हैं, तथा इसकी ताप अवशोषण क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 250 से गुना अधिक होती है। ये दोस्तों और भी ज्यादा अवशोषित करती है, जो विकिरण होती है आपको जो किरणें निकलती हैं उन्हें ये सबसे ज्यादा अवशोषण करती है। बायोमास के जलने, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के अंधाधुंध प्रयोग, विभिन्न कृषि कार्य, अतिवाहनीकरण के कारण इसकी सांद्रता वायुमंडल में निरंतर बढ़ रही। ये किससे उत्पन्न होती है दोस्तों, जो बायोमास जलता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, अंधाधुंध जो हम लोग प्रयोग करते हैं, और विभिन्न कृषि कार्य हेतु जो हम दोस्तों कार्य करते हैं, और जो वाहन दोस्तों चलाते हैं, वाहनों से निकलने वाले धुएं, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस को दोस्तों बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोरिनेटेड गैस दोस्तों। फ्लोरिनेटेड गैस दोस्तों, ये गैस मानव निर्मित गैसों का समूह है। ये क्या है, ये मानव निर्मित गैसों का समूह है जिनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं में होता है। किस में होता है, विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं में होता है। वैश्विक तापमान में इसका कितना योगदान है, इसका 14% योगदान है। इसका कितना है, 14%, बहुत ज्यादा नहीं इनका योगदान है। वातावरण में इसका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन परत, आप सभी जानते हैं, जो हमारी ओजोन परत होती है उसको क्षरण में यानी उसके विध्वंस में, उसके क्षरण में, उसके विध्वंस में हमारे सबसे ज्यादा अगर किसी का गैस का योगदान है तो वो है CFC दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी गैस के कारण हमारे ओजोन परत का दोस्तों क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, यानी विघटन हो रहा है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंच रही है, तो CFC गैस के कारण। ठीक है, ये चीज है के प्रचालन के रूप में तथा अनेक औद्योगिक प्रक्रिया जैसे एल्युमिनियम एवं अर्धचालकों के निर्माण के दौरान होता है दोस्तों। एल्युमिनियम हो गया, अर्धचालक आदि के निर्माण के रूप में यह किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये सारी जो गैसें थी, आपको मैंने जो सारी गैसें आपको बताई दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको दोस्तों जलवाष्प बताया, CH4 बताया, फ्लोरिनेटेड गैस बताया, नाइट्रस ऑक्साइड बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें दोस्तों, ये सारी गैसें जो होती हैं, ये हमारी जो दोस्तों, ये जो हमारी गैस होती हैं, ये दोस्तों हमारी वायुमंडल में फैली होती है। किस में फैली होती है, वायुमंडल में फैली होती है, वायुमंडल में फैली होती है। जैसे CO2 हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया दोस्तों, मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, और कौन सी गैस थी आपकी, मीथेन हो गया, और दोस्तों कौन सी थी आपकी, मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, फ्लोरिनेटेड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, फ्लोरिनेटेड गैस,
फ्लोरिनेटेड गैस, फ्लोरिनेटेड गैस, फ्लोरिनेटेड गैस, गैस। तो ये फ्लोरिनेटेड गैस दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी गैस हो गई नाइट्रस ऑक्साइड NO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दोस्तों फ्लोरिनेटेड गैस। तो ये गैसेस जो होती हैं दोस्तों, जब यहाँ से दोस्तों जब ये चीज़ें हीट हो जाती है, जब ये हीट हो जाती है, कोई भी दोस्तों बॉडी जब हमारी हीट हो जाती है तो कुछ दोस्तों किरणों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जब वो किरणें निकलती हैं दोस्तों, तो ये जो होती हैं, ये वायुमंडल में ये सारी गैसें जो होती हैं, इन हरित गैसों को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और फिर वापस इन्हें रिटर्न कर देती हैं। क्या करती हैं, फिर इन्हें वापस क्या कर देती हैं, रिटर्न कर देती हैं। इन्हें दोस्तों ऊपर वायुमंडल तक जाने नहीं देती हैं, ऊपर उससे ऊपर जाने नहीं देती हैं। तो ये क्या करती हैं, इसीलिए इन्हें हरित गैस कहा जाता है। इसीलिए इन्हें हरित गैस कहा जाता है। जो यहाँ से गैसें निकलती हैं वह इन्हें क्या कर लेती हैं दोस्तों, अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, अवशोषित यानी ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं यानी क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऑब्जर्व कर लेती हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हीट हो जाता है, और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। जिस कारण से दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी हमारी ये कुछ हमारी ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी दोस्तों हमारी यानी कि एक ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, जिस कारण से हमारा वातावरण और भी ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता जा रहा है दोस्तों। हमारा वायुमंडल क्या होता जा रहा है, हीट होते जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पर ठंड प्रदेशों में हमारे इन्हीं पौधों को इस हरित गैसों से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि दोस्तों जब ये ऊष्मा बरकरार रहती है तो हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपयोगी होती है। तो आप सभी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हरित गृह गैस। दोस्तों इन पांचों गैसों को आपको मालूम होना चाहिए ये कौन कौन सी हमारी गैस है। वाटर वेपर, जलवाष्प है, और दोस्तों जलवाष्प है। दूसरा हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरा क्या है हमारा, मीथेन है। चौथा नाइट्रस ऑक्साइड है, और पांचवा फ्लोरिनेटेड गैस है। ये चारों पांचों गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये दोस्तों ही पूछी जाएंगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जाम सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी एग्जाम है, कोई भी दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हरित गृह से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 बार 2 बार अगर आप गैसों को नोट करेंगे नाम, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, फ्लोरिनेटेड हो गई, ये दोस्तों थोड़ा टफ है, फ्लोरिनेटेड गैस हो गई, और आपका जलवाष्प हो गया। ठीक है, तो वाटर वेपर, ये दोस्तों 3-4 बार आपने लिखा चीज़ों को तो आपको चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि लिखत करत करत अभ्यास थे, जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पे पड़त निशान। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके मॉडर्न हिस्ट्री का इंडिविजुअल बैच नितिन सर का स्टार्ट हो चुका है, और ये आपकी ई बुक्स हैंड राइटिंग लिखिए, अगर सभी को लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन से, कि आखिर किस प्रकार से हरित गृह गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कस होगा दोस्तों। तब आपका हरित गृह गैस से कोई भी क्वेश्चन पूछे, मेरा दावा है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थैंक यू सो मच दोस्तों।